सभी को गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। जो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, डेडलॉक डिटेक्शन। तो डेडलॉक डिटेक्शन में मैंने आपको बताया था कि वेट फॉर ग्राफ का क्या मतलब है और वेट फॉर ग्राफ कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। तो जो एक्सटेंशन है वो हमारा वेट फॉर ग्राफ किसका है? वेट फॉर ग्राफ एक्सटेंशन है हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का, जिसमें हम रिसोर्सेज एज वेल एज प्रोसेसेस के बीच में एक स्टेट ड्रॉ करते थे अबाउट एलोकेशन एंड रिक्वेस्ट। उसमें हम रिसोर्सेस को एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये पता चल जाता है कि कौन सी प्रोसेस किस प्रोसेस के लिए वेट कर रही है। ठीक है, वो ग्राफ हमारा जो बनकर आता है वो क्या कहलाता है? वेट फॉर ग्राफ। और मोस्ट कॉमनली जो टर्म यूज होता है दैट इज WFG। ठीक है, तो डिटेक्शन हो गया। जिन जिन प्रोसेस के बीच में हमारा साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है वो कॉमन सी बात है, वो आपका रहेगा। ये पर्टिकुलर वेट फॉर ग्राफ, जैसे कि आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की जब बात कर रहे थे तो अवॉइडेंस में क्या हो रहा था कि सिंगल इंस्टेंस के केस में तो वर्क कर जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो उस केस में हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक प्रोसेस, मतलब पूरा ग्राफ व्यू करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद ही पता चलेगा कि अगर साइकिल प्रोसेसेस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब डेडलॉक है या नहीं। ठीक है, तो ये वही चीज आपकी यहाँ पर डिटेक्शन में भी लागू होती है कि अगर सिंगल इंस्टेंसेस हैं, सिंगल इंस्टेंस है तो ठीक है, प्रोसेस में अगर जिन जिन प्रोसेसेस में हमारा साइकिल बन रहा है वो प्रोसेस डेडलॉक होंगी। ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो उस केस में WFG हमारा वर्क नहीं करेगा। तो जो मल्टीपल इंस्टेंसेस है उस केस में क्या होगा, वो आपका सिमिलर टू बैंकर्स एल्गोरिथम है। जो नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है डेडलॉक डिटेक्शन का वो यही है कि जैसे कि हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम में हम करते थे तो उसमें अवॉइड करने के लिए बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम रन करके देखता था। ठीक है, और इम्प्लीमेंट उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग करता था जो बैकग्राउंड में रन किया है कि एलोकेशन होना है या नहीं होना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एलोकेशन कर दिया है, अब एलोकेशन के बाद हमें वही प्रोसीजर लगाकर मल्टीपल इंस्टेंसेस के केस में ये डिटेक्ट कर लेना है पीरियोडिकली टाइम टू टाइम कि प्रोसेसेस के बीच में डेडलॉक हुआ है या नहीं। ठीक है, सोल्यूशन की बात बाद में करेंगे। तो ये देखिए स्लाइड, ये सेवरल इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स टाइप में जो मैं बोल रहा था वही चीज देखिए यहाँ पर दी हुई है, अवेलेबल, एलोकेशन एंड रिक्वेस्ट। यहाँ पर नीड जैसी चीज नहीं है और ना ही मैक्स। क्यों? क्योंकि मैक्स आपका अवॉइडेंस में यूज होता है, जिसमें एडवांस जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस प्रोवाइड कराती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी भी टाइम पर आप देखेंगे तो रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी होगी, कुछ रिसोर्सेस प्रोसेस को एलोकेट किए गए होंगे और उन्हीं प्रोसेसेस में से कुछ प्रोसेस अपनी रिक्वेस्ट रेज करेंगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अवेलेबिलिटी आपका वही वेक्टर है। अ वेक्टर ऑफ लेंथ m इंडिकेट्स द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप। यानी कि अगर हम r और या अवेलेबल ऑफ i इक्वल टू k कर रहे हैं तो यानी कि आई टाइप के रिसोर्सेज के जो इंस्टेंसेस हैं वो k हमारे अवेलेबल है। वही आपका एलोकेशन हुआ। n क्रॉस m मैट्रिक्स डिफाइंस द नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप करंटली एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस। ये आपका दोनों देख लीजिएगा, जो भी आपका ये लिखा हुआ है डेटा स्ट्रक्चर्स, ये आपके वेरिएबल्स जो बैंकर्स एल्गोरिथम में यूज हो रहे थे एज इट इज वही हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट के केस में आपका देखिए लिखा हुआ है n क्रॉस m मैट्रिक्स indicates the current request of each process. If request of ij, तो आपको पता है this is what I is the process number and j is the resource type. ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस किस रिसोर्स टाइप के कितने इंस्टेंसेस की रिक्वेस्ट कर रही है वो आ गया, लिखा हुआ है आगे, प्रोसेस pi is requesting k more instances of resource type rj। अब एल्गोरिथम देखिए वही है, देखिए वर्क एंड फिनिश। फर्स्ट है लेट वर्क एंड फिनिश बी वेक्टर ऑफ लेंथ m एंड रेस्पेक्टिवली इनिशियलाइज वर्क इक्वल टू अवेलेबल। यही काम आप बैंकर्स में भी करते थे। फॉर i इक्वल टू 0, फॉर i इक्वल टू 0 कॉमा आपका n-1 if allocation of I is not equal to 0, if allocation I is not equal to 0 then find and I such that both
पहला क्या है, फिनिश फॉल्स होना चाहिए। दूसरा जो रिक्वेस्ट की जो बात हो रही है वो हमारी ऑब्वियस सी बात है वर्क से कम या बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्क में हमारी जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है, वो अवेलेबिलिटी की वैल्यू। ठीक है, इफ नो सच आई एग्जिस्ट गो टू स्टेप 4। 4 में क्या है, इफ फिनिश ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स फॉर सम आई, 0 से लेकर n तक। ठीक है, देन द लेस देन n माइनस 0 से लेकर लेस देन n माइनस 1 तक, then the system is in a deadlock state. Moreover, if finish of I equal to false, then process pi is deadlocked। यानी कि अगर इनमें से जो भी आप i से लेके n माइनस 1 तक जो भी हमारी प्रोसेसेस हैं उनके बीच में कोई भी प्रोसेस ऐसी बचती है जिसका फिनिश हमारा फॉल्स है, तो वो हमारी डेडलॉक्ड प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं। अगर अवेलेबिलिटी हमारे पास है तो उस केस में क्या करना है, वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ आई। ठीक है, यानी कि जो हमारा रिक्वेस्ट है अवेलेबिलिटी उतनी है तो हम उसको एलोकेट कर देंगे। एलोकेट कर देंगे तो वर्क की वैल्यू एलोकेशन में आप ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि आफ्टर रिलीजिंग द रिसोर्सेज ऑफ पर्टिकुलर आई, तो आई को जितने भी एलोकेटेड रहे होंगे वो सारे वर्क में ऐड हो जाएंगे और फिनिश ट्रू हो जाएगा। और ये हमारा रिपीट चलता रहेगा जैसा कि आप बैंकर्स एल्गोरिथम में करते थे। ठीक है, कौन आया देखें जरा, किसी की रिक्वेस्ट आई थी क्या? कोई नहीं, ठीक है। F5 में कर रहा हूं, एक बार इसको देख लीजिए, जिसको पूछना है वो पूछ सकता है। ये देख लीजिए, यहां से दी हुई है, इतना नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा दें। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ा रहा हूं, देखिए इसको। ठीक है, न्यूमेरिकल पर आए कि लिख रहे हो? न्यूमेरिकल पर आ रहा हूं। देयर आर 4 प्रोसेसेस एंड 3 रिसोर्स टाइप ABC। ठीक है, 4 प्रोसेस, दे आर बेसिकली 5 है, 0 से लेके 5 तक आपका 0 1 2 3 4। ठीक है, A has 7 instances, B has 2 इंस्टेंसेस, C हैज 6 इंस्टेंसेस। ठीक है, यानी कि टोटल बताए गए हैं 7 2 एंड जो आपका दिया हुआ है 6। ठीक है, कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हैं एलोकेशन से, 3 2 5 5 2 7, यानी कि A के टोटल कितने हैं 7, 1 2, B के कितने हैं 2 और C के 3 4 2 6, वही चीज लिखी हुई है।
ए हैज 7 इंस्टेंसेस, ठीक है, ये हो गया। एट टाइम t0 वी हैव द फॉलोइंग रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। तो अब ये देखिए स्टेट के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है आपका, कि एलोकेशन ये दिया हुआ है, रिक्वेस्ट ये है, और अवेलेबिलिटी ये दी हुई है। तो अवेलेबिलिटी 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अवेलेबिलिटी 0 है तो ये एग्जीक्यूशन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। किसी की रिक्वेस्ट भी आप देख लीजिए कि रिक्वेस्ट ये देखिए 0 दी हुई है, ये रिक्वेस्ट 0 दी हुई है, तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस तो हमारी एग्जीक्यूट करी जाएगी, यानी कि एग्जीक्यूट करेगी तो ये अपने रिसोर्सेज रिलीज करेगी, तो अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एल्गोरिथम के तौर पर हम पी नॉट से शुरू करेंगे। तो पी नॉट के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, बैक आइए देखिए, फिनिश ऑफ आई फॉल्स है सबका, रिक्वेस्ट ऑफ वर्क दिया हुआ है, ठीक है। वर्क में हमारा कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू वर्क, तो रिक्वेस्ट देख लीजिए कितनी दी हुई है, यहां भी दिया हुआ, देखिए मैं मिस कर गया हूं, 0 0 0, ठीक है। तो 0 0 दी हुई है, तो पी नॉट हमारी एग्जीक्यूट कर जाएगी। तो एग्जीक्यूट कर जाएगी तो क्या हो जाएगी, वर्क की वैल्यू वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ आई। इनिशियली वर्क की वैल्यू कितनी थी, 0 0 0 इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, प्लस एलोकेशन ऑफ आई आप अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 0, यानी कि नाउ अवेलेबिलिटी इज 0 1 0 अकॉर्डिंग टू विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी, ठीक है। फिर आप P1 में आएंगे तो P1 में देखिए रिक्वेस्ट दी है 2 0 2 विच इज नॉट सेटिस्फाइड। कौन सी, ये वाली जो आपकी कंडीशन दी हुई है ये फॉल्स हो जाएगी, इसको फॉल्स लिखेंगे आप, ठीक है। फिर आप P3 पर आएंगे, P2 जो नंबर दिया हुआ है थर्ड प्रोसेस में P2 पे, उसकी कंडीशन चेक करिए, एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरीके से ये आपका कुछ निकलेगा। इसको करिए, इसको करिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। या उसको छोड़कर ये वाला कर लीजिए आगे, पहले इसको लिख लीजिए, 2 मिनट है। ये सारा डेटा कॉपी करिए, ये डेटा कॉपी करिए। अब इसको नोट करिए, पहले इसको आपने नोट किया है, देख लीजिए एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए। अब ये देखिए, सपोज नाउ दैट प्रोसेस P2 मेक्स वन एडिशनल रिक्वेस्ट फॉर एन इंस्टेंस ऑफ टाइप रिसोर्स टाइप सी, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये देखिए आपका डेटा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आपको ये लिखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करिए इसको। Suppose now that process P2 makes one additional request for an instance of type C, ठीक है। रिक्वेस्ट आपकी बदल जाएगी, रिक्वेस्ट वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू P2 हमारा बदल जाएगा। इसको मैं अब हटा रहा हूं, सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके बताइए जिसका हो जाए, बाकी लोग अपना एग्जिट होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12:21 हुआ है, 12:30 तक जिसका हो जाए रिप्लाई करता जाए इसमें चैट के फॉर्म में, अदरवाइज मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कंटेंट उसका। जिसको दिक्कत होगी वो खुद पूछ ले, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है।
डेडलॉक अगर हो रहा है प्रांजल, तो ये भी देखना कि किन प्रोसेसर्स की रिक्वेस्ट फुलफिल हो रही है। पी, अच्छा पी नॉट हो जाएगा, बाकी सब में रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी। प्रांजल का आंसर ये आ रहा है, पी नॉट की रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी और इसके बाद नहीं होगी किसी की। बाकी लोग करिए भाई। 12:30 पे बात करूंगा आपसे भी, बाकी चैट के फॉर्म में लिखते जाइए जिसका होता जाए। यही तो होता ही, जब तक आप पूछते रहिए कोई दिक्कत, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आपने पूछना शुरू कर दिया कैसे, तो सबको दिक्कत आने लगती है। ऐसे ऐसे रीजंस बताएंगे कि आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे।
चलो ठीक है, इतने लोगों ने बोल दिया है कि पी नॉट के बाद नहीं है, एक बार इसमें पीपीटी में लिखा भी होगा। वी क्लेम दैट नॉट डेडलॉक रिसोर्सेज हेल्ड बाय पी नॉट, नंबर ऑफ लेयर्स इज नॉट सेटिस्फाइड ऑफ द अदर प्रोसेस। ठीक है, P1 P2, तो देखिए जो सेफ सीक्वेंस नहीं आया तो उसका मतलब क्या हुआ, ये जो बची हुई प्रोसेस है पी नॉट तो बाहर हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जो P1 P2 P3 एंड P4 हैं, ये हमारा जो है चारों प्रोसेस डेडलॉक प्रोसेस रहेंगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि डेडलॉक डिटेक्शन अगर हो रहा है तो कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलेगा, ऐसा कोई वे ही नहीं है। ठीक है, या तो पीसीबी को रेफर करे बार बार। तो ये जितनी भी आप एल्गोरिदम देख रहे हैं, ये एल्गोरिदम टाइम टू टाइम आपका होगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट कराता रहेगा, एक टाइम पीरियड फिक्स कर लेगा। उन टाइम पीरियड्स में क्या होगा, इन एल्गोरिदम्स को हमें एग्जीक्यूट कराते रहना है ताकि ये फाइंड आउट हो सके कि किन किन प्रोसेसेस के बीच में हमारा डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है। जब पता चल जाएगा इन इन प्रोसेस के बीच में डेडलॉक है, तो फिर क्या होगा, उन्हीं प्रोसेसेस के करस्पॉन्डिंग हम सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट जो सी पार्ट लिखा हुआ डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम यूसेज, तो दो पार्ट है ये देखिए। यूसेज ऑफ एल्गोरिदम डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, हाउ ऑफन इज अ डेडलॉक लाइकली टू अकर। अब कितनी प्रोबेबिलिटी है, फ्रीक्वेंसी क्या है कि डेडलॉक अगर होने की, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है डेडलॉक होने की, तो जो डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम है उसके एग्जीक्यूशन की भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा कि हाउ मेनी प्रोसेसेस विल बी अफेक्टेड बाय डेडलॉक व्हेन इट हैपन, कितनी प्रोसेसेस हमारी ऐसी हैं जो कि डेडलॉक से इफेक्टिव हो रही हैं। तो ये दो मेन हमारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बिहाफ पर हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंटली हमें ऑपरेटिंग जो ये आपका डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम है उसको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, इफ डेडलॉक अगर फ्रीक्वेंटली देन द डिटेक्शन एल्गोरिदम शुड बी इन्वोक फ्रीक्वेंटली, वही चीज है जो मैंने अभी बोला है। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर आप याद रखिएगा। अब ये तो बात हो गई डिटेक्शन की, अब रिकवरी कैसे होगी, तो रिकवरी करने के देखिए दो तरीके होते हैं, एक प्रोसेस टर्मिनेशन होता है और दूसरा होता है रिसोर्स प्रीएम्पशन। ये ठीक है, तो रिकवरी कैसे करेंगे, अब जो डेडलॉक हो गया है तो डेडलॉक तो आपका तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक कि आप उसको ब्रेक नहीं कर देंगे। पहली चीज ये की पॉइंट होता है कि डेडलॉक अगर एग्जिस्ट कर गया है सिस्टम में, तो वो डेडलॉक आपका तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक कि उसको आप ब्रेक ना करें या इंटायर सिस्टम को रीस्टार्ट ना कर दें। ठीक है, तो ब्रेक करने के दो तरीके हैं, या तो जिन जिन प्रोसेस के बीच में हमारा डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि प्रोसेस टर्मिनेशन, कि प्रोसेसेस को टर्मिनेट करना शुरू कर दीजिए। तो टर्मिनेट करने के भी दो तरीके हैं, एक टर्मिनेट करने का तरीका क्या है कि जितनी भी प्रोसेस है सबको टर्मिनेट कर दीजिए, जो मैं भी बोल रहा था कि एक तो सिस्टम रीस्टार्ट होता है, दूसरा ये आपका आ गया कि प्रोसेस को अगर टर्मिनेशन हम फॉलो कर रहे हैं तो प्रोसेस टर्मिनेशन में दो तरीके हैं। पहला तरीका बताया जा रहा है कि अबॉर्ट ऑल डेडलॉक्ड प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस है उन सबको टर्मिनेट कर दीजिए, तो 100% गारंटीड है कि आपका जो डेडलॉक है वो खत्म हो जाएगा। बट एट व्हाट कॉस्ट, क्योंकि ये मतलब इफिशिएंट वे नहीं होता है कि डेडलॉक को आपको रिमूव करना है तो आप जितनी भी डेडलॉक प्रोसेसेस हैं उनको आप टर्मिनेट कर दें। हाँ, अगर करना ही है 100% है तो आप सबको टर्मिनेट कर देंगे तो 100% आपका डेडलॉक खत्म हो जाएगा। बट जो कंप्यूटेशन हुआ है, जो वर्क डन किया है प्रोसेस ने, वो सारा आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज लिखी हुई है, दिस मेथड क्लियरली विल ब्रेक द डेडलॉक साइकिल बट एट ग्रेट एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का मतलब क्या है, कोई कॉस्ट मतलब मनी से रिलेटेड नहीं है, ये का मतलब यही है कि आपका जितना भी कंप्यूटेशन हुआ है, एग्जीक्यूशन हुआ है, वो सारा का सारा आपका वेस्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर दूसरा वे क्या है प्रोसेस टर्मिनेशन में, दूसरा प्रोसेस टर्मिनेशन में वे है कि आप वन बाय वन प्रोसेसेस को टर्मिनेट करते रहें
और फिर चेक करें कि हमारा साइकिल ब्रेक हुआ है, डेडलॉक खत्म हुआ है कि नहीं। अब इसमें भी प्रॉब्लम है क्या कि ओवरहेड जनरेट हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद पास किया कि एक प्रोसेस को आपने टर्मिनेट किया, फिर क्या करेंगे, पैरेलली आपको एक एल्गोरिथम रन करानी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं है ना कि किस प्रोसेस के अबॉर्ट करने से हमारा जो है, किस प्रोसेस को टर्मिनेट करने से हमारा क्या हो रहा है, डेडलॉक खत्म हो रहा है। तो एक डेडलॉक प्रोसेसेस में आपने एक प्रोसेस उठाई और उसको आपने क्या किया, अबॉर्ट कर दिया। तो बचा हुआ जो साइकिल बन रहा है वो कैसे और किन परिस्थितियों में आपका ब्रेक हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम एग्जीक्यूट कराएगा। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी कोई भी एक प्रोसेस आप पहली आपने करी, डेडलॉक ब्रेक नहीं हुआ, सारी प्रोसेस आपकी नहीं खत्म हुई, फिर दूसरी करेगा, फिर तीसरी करेगा, फिर चौथी करेगा। तो इस तरीके से जितनी बार भी प्रोसेस आपकी अबॉर्ट होंगी उतनी बार ऑपरेटिंग सिस्टम को डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करानी पड़ेगी। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है इसमें। दिस मेथड इनकर्स कंसीडरेबल ओवरहेड, पहले ही लिखा हुआ है। सिंस आफ्टर ईच प्रोसेस इज अबॉर्टेड अ डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम मस्ट बी इन्वोक्ड टू डिटरमाइन वेदर प्रोसेस आर स्टिल डेडलॉक्ड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब इसमें देखिए मैन्युफैक्चरर्स भी लिखे हुए हैं, इसको भी देख लीजिए। मैन्युफैक्चरर्स में अफेक्ट विच प्रोसेस इज चूजन इंक्लूडिंग, ये जो आपका सेलेक्ट करने वाली बात है, ये आपको आगे ये रिसोर्स प्रीएम्पशन में और क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। अब वो जो प्रोसेस, अब इसका क्या मतलब है, मे बी आपकी जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको अबॉर्ट करने से डेडलॉक खत्म हो जाए, बट अगर उसकी प्रायोरिटी हाई है तो हम उसको लास्ट में ही अबॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पैरामीटर है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है तो पहला स्टेप उस प्रोसेस को अबॉर्ट करने का नहीं होगा, वो कोशिश की जाएगी कितना लास्ट में ले जाए। हाउ लॉन्ग द प्रोसेस हैज कंप्यूटेड एंड हाउ मच लॉन्गर द प्रोसेस विल कंप्यूट बिफोर कंप्लीटिंग इट्स डेजिग्नेटेड टास्क। अब दूसरा पैरामीटर क्या है कि हम उस प्रोसेस को सिलेक्ट करें जो कि हमारी कम एग्जीक्यूट हुई है अभी। अगर ज्यादा एग्जीक्यूट हो चुकी है तो उसको अगर हम अबॉर्ट कर रहे हैं तो फिर क्या, वही चीज जो पहली वाले में हो रहा है कि जो कंप्यूटेशनल जो हमारा वर्क डन है वो हमारा जीरो करेंगे या उसको आप लॉस करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस कितना एग्जीक्यूट कर चुकी है, कितना आगे एग्जीक्यूट करेगी, ये भी डिपेंड करता है। हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट सबसे हमारा डेडलॉक डिटेक्शन में, कि आप उस प्रोसेस को अबॉर्ट करें ना जिसके पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज हो, और उन रिसोर्सेज को अबॉर्ट, मतलब प्रोसेस को अबॉर्ट करेंगे जो कि वेटिंग रिसोर्सेज हैं। ठीक है, यानी कि प्रोसेस के पास जो रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं वो वेटिंग रिसोर्सेज है अदर प्रोसेसेस के। तो ज्यादा से ज्यादा जो प्रोसेस हमारी रिसोर्सेज को एक्वायर की है तो उसको आप टर्मिनेट करिए। ठीक है, तो वो ज्यादा इजियर होगा। हाउ मेनी मोर रिसोर्सेज द प्रोसेस नीड्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट। अब ये मान लीजिए कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है, उसको सिर्फ एक ही रिसोर्स की जरूरत थी, तो आप उसको ना ही प्रीएम्प्ट करें, उसको ना ही अबॉर्ट करें, प्रीएम्प्ट नहीं टर्म यूज होगा, उसको अबॉर्ट नहीं करें, उन प्रोसेस को अबॉर्ट करें जिनको एक से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हाउ मेनी प्रोसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड वेदर द प्रोसेस इज इंटरेक्टिव और बैच। ठीक है, तो इंटरेक्टिव और बैच का मतलब, बैच है तो उसको तो आप टच कर ही नहीं सकते, इंटरेक्टिव है तभी आप टच कर पाएंगे उसको। इंटरेक्टिव है तभी तो आप उसको इंटरेक्ट करके इंस्ट्रक्शन दे पाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में तो वो तो सक्सेसफुली या तो कंप्लीट होगी या तो अबॉर्ट होगी, तो उसको हम बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये जितने भी पॉइंट आपके चार दिए हुए हैं उसके बाद निकलेगा कि कितनी प्रोसेसेस हमें अबॉर्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे प्रोसेस टर्मिनेशन में कंसीडर करने पड़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्या जो मैंने बोला था कि डेडलॉक से रिकवर होना, तो या तो प्रोसेस को टर्मिनेट कर दीजिए, उसमें दो तरीके आपके हैं, ऑल प्रोसेस को अबॉर्ट कर दीजिए या वन बाई प्रोसेस को अबॉर्ट करिए और उसके बाद डेडलॉक डिटेक्शन देखिए, उसमें ये आपके पैरामीटर्स आ गए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में जो पार्ट होगा दैट इज रिसोर्स प्रीएम्पशन। अब दूसरा क्या है कि हम रिसोर्स को प्रीएम्प्ट कर दें, मतलब फोर्सफुली जो वेटिंग रिसोर्स पड़ा हुआ है, फोर्सफुली जो हमारा वेटिंग रिसोर्स पड़ा हुआ है
जिसकी जरूरत प्रोसेस को नहीं है, तो पर्टिकुलरली जिसकी नीड है उसको आप फोर्सली एलोकेट कर दें, ठीक है, या फोर्सली जिस पर्टिकुलर प्रोसेस के पास है उस प्रोसेस से आप छीनकर जो हमारी रिक्वेस्टिंग प्रोसेस है उसको प्रोवाइड करा दें, जिसकी वजह से डेडलॉक हमारा खत्म हो सकता है, ठीक है। If a preemption is required to deal with deadlocks, then three issues need to be addressed. Issues क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, पहले आप रिसोर्स प्रियम्पशन का मतलब समझ लीजिए, ठीक है, कि हम प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हर एक प्रोसेस के पास बाय डेडलॉक इसी वजह से आया ही कि हर एक प्रोसेस के पास क्या है, किसी वेटिंग प्रोसेस का रिसोर्स रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि वो अगर वेटिंग प्रोसेस का रिसोर्स है और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट आपकी पर्टिकुलर प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रही, तो उसको हम प्रीएम्प्ट करके जो हमारी रिक्वेस्टिंग प्रोसेस या जिसको हम वेटिंग प्रोसेस बोल रहे हैं उसको एलोकेट कर दें, तो हमारा साइकिल खत्म होगा, डेडलॉक जो खत्म होने की पॉसिबिलिटी वो बढ़ जाएगी आगे, ठीक है। अब इसमें भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पैरामीटर्स देखे ना, ये जैसे कि यहाँ पर हमने पैरामीटर्स देखे, इसी तरीके से आपके यहाँ पर भी आप पैरामीटर्स होंगे रिसोर्स प्रियम्पशन में। सबसे पहले सेलेक्टिंग अ विक्टिम, मतलब स्टारवेशन नहीं होना चाहिए। अब ये क्या मतलब हुआ, स्टारवेशन नहीं होना चाहिए? स्टारवेशन की बात चलिए आगे देख लेंगे। जब भी हम कोई विक्टिम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये सेलेक्ट करना है कि उसका कंप्यूटेशन जो ये मिनिमाइज कॉस्ट लिखा हुआ है, तो ऐसी प्रोसेस को, ऊपर पैरामीटर्स आप देख चुके हैं, हमें ऐसी प्रोसेस को विक्टिम सेलेक्ट करना है जिसको अगर हम रिसोर्सेस को प्रीएम्प्ट करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा हो, नुकसान कम हो, ठीक है। फायदा ज्यादा होना और नुकसान कम होने का मतलब, फिर से अगेन बोलूंगा, कोई यहाँ पर फाइनेंशियल इशू नहीं है। फाइनेंशियल जो कॉस्ट की बात यहाँ पर हो रही, कॉस्ट में फायदा और नुकसान की बात ही यही कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाए और कम से कम वो प्रोसेस ने एग्जीक्यूट किया हो, तो कंप्यूटेशन जो लॉस है वो हमारा कम है, ठीक है। तो वी मस्ट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ प्रियम्पशन टू मिनिमाइज कॉस्ट, ठीक है। इंक्लूड्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज अ डेडलॉक्ड प्रोसेस इज होल्डिंग, जो मैं अभी बता चुका हूं, एंड अमाउंट ऑफ टाइम द प्रोसेस हैज thus for consumed during the execution। वही दोनों पॉइंट लिखे हुए जो मैंने भी बताया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है रोल बैक। तो रोल बैक क्यों होता है? जैसे कि आप रिस्टोर पॉइंट बना लेते हैं अपने अपने सिस्टम्स पे, तो रोल बैक में क्या होता है कि प्रोसेसेस जब एग्जीक्यूट करें तो टाइम टू टाइम हम क्या करें, एक रीस्टोर पॉइंट बनाते जाएं। यानी कि जो आपने पीसीबी वाला जो फॉर्मूला देखा था, पीसीबी वाला कॉन्सेप्ट देखा था, तो हर टाइम ड्यूरेशन फिक्स हो गई, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद क्या होगा, पीसीबी हमारा सेव किया जाएगा, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि अगर किसी प्रोसेस को, रिसोर्सेज को हम प्रीएम्प्ट करते हैं तो उस प्रोसेस का जो वर्क डन होगा उसको मिनिमाइज लॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, जो प्रीवियस रोल बैक पॉइंट है वहां तक हम इसको ले जाकर फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? रीस्टार्ट इस वजह से कर सकते हैं, तो होगा क्या, हम मिनिमाइज कर रहे हैं जो भी हमारा लॉस हो रहा है कंप्यूटेशन के टर्म में, कि एक पर्टिकुलर समय के बाद हमारा जो रिस्टोर पॉइंट है या जो भी आप चेक पॉइंट आगे यूज होता है, तो वहां पर जाके सेव होता रहेगा, तो हमारा जो लॉस है वो कम से होगा। इफ वी प्रीएम्प्ट अ रिसोर्स फ्रॉम अ प्रोसेस, वी मस्ट रोल बैक द प्रोसेस टू सम सेफ स्टेट एंड रीस्टार्ट इट फ्रॉम दैट स्टेट। इसका मतलब ही वही है, जैसे आप पीसीबी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा, सारी चीजें लगेंगी, ठीक है। It is difficult to determine what a safe state is। The simplest solution is a total rollback। अब ये देखिए, एक टोटल रोल बैक क्या लिखा हुआ, टोटल रोल बैक का मतलब ही फिर रोल बैक का टर्म ही खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाइए, अबाउट द प्रोसेस एंड देन रिस्टार्ट इट। तो ये टोटल रोल बैक का मतलब आपका रोल बैक में कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, टोटल रोल बैक का कोई मतलब नहीं। रोल बैक ही आपका है टर्म कि आप टाइम टू टाइम उसको सेव स्टेट पर सेव कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर हम उस पॉइंट से रीस्टार्ट कर सकते हैं। This method requires the system to keep more information about the state of all running information। मतलब की बात नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट वन जो मैं स्टारवेशन की बात कर रहा था वो क्या हुआ, अब हम जो सेलेक्टिंग या विक्टिम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि डेडलॉक को आप खत्म करने के लिए क्या किया, एक बार डेडलॉक हुआ, आपने एक प्रोसेस को सेलेक्ट किया,
उसको रोल बैक कर दिया या अबॉर्ट कर दिया, फिर से अगेन आपका डेडलॉक हुआ, आपने उसी प्रोसेस को ले लिया फिर, तो ये केस हो सकता है कि फाइनाइट टाइम में क्या हो जाए, एक ही प्रोसेस को आप बार बार सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, स्टारवेशन की कंडीशन लग जाएगी। भाई बार बार एक ही प्रोसेस को आप प्रीएम्प्ट करते रहेंगे तो उस प्रोसेस का तो एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ेगा ना, तो एग्जीक्यूशन आगे बढ़ेगा नहीं तो स्टारवेशन की कंडीशन यहाँ पर हमारी अप्लाई हो जाएगी। How can we guarantee that resources will not always be preempted from the same process? ठीक है, तो कैसे करेंगे, must ensure that a process can be picked as a victim only a small finite number of times। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, सिंपल सी बात है कि जब भी प्रियम्पशन हो रहा तो आप उसको काउंटर ले लें, वेरिएबल लेकर ही कर सकते हैं, काउंट ले लिया, कोई भी वेरिएबल लिया, जितने बार वो प्रीएम्प्ट किया गया है, जैसे हम लोग बाउंडेड बफर करते हैं, 2-3 बार का अपना टाइम, 2-3 बार का आपने काउंट सेट कर दिया, उस टाइम काउंट के बाद प्रोसेस को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे रोल बैक के लिए या जो भी आपका रिसोर्स प्रीएम्प्शन के लिए। ठीक है, तो मस्ट इंश्योर दैट अ प्रोसेस कैन बी पिक्ड एज अ विक्टिम ओनली अ स्मॉल फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, जो मैंने काउंट की बात करी। कॉमन सोल्यूशन इज टू इंक्लूड द नंबर ऑफ रोल बैक्स इन द कॉस्ट फैक्टर। तो ये जो रोल बैक की बात है, इस यहाँ पर इन्होंने दूसरा सोल्यूशन जो मैंने भी बोला काउंट की बात है, यहाँ पर टेक्निकली और डिटेल में इन्होंने रोल बैक का लिया है कि कितनी बार प्रोसेस को रोल बैक किया गया। तो सिंपल बात वही है जो मैंने आपको काउंट वाली बात करी कि आपने सेलेक्ट किया तो आपने काउंट की वैल्यू 1 कर दी। इसी तरीके से यहाँ रोल बैक की बात हो रही है कि एक सेफ स्टेट से आप रोल बैक करोगे सेफ स्टेट पे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एंट्री करते जाएंगे 1 2 3 4 जो भी आपका फाइनाइट नंबर में, इसके बाद प्रोसेस को हम विक्टिम सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो स्टारवेशन की कंडीशन से बचा जा सकता है। दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अब बताइए, किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। जो न्यूमेरिकल बताया है या प्रीवियस क्लास में जो न्यूमेरिकल बताया है, अभी जितना बताया है, इसके बाद हमारा मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट होगा या मेमोरी मैनेजमेंट स्टार्ट होगा, उसको देखेंगे। ठीक है, फिलहाल ये डेडलॉक आपका ओवर हो चुका है, डेडलॉक से रिलेटेड अब कोई टॉपिक नहीं बचा हुआ। अब मेमोरी की बात करेंगे, पेजिंग सेगमेंटेशन की। किसी को कोई समस्या है? शिवम, अंशुमान, जिन्होंने रिप्लाई किया मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ। शिवम, अंशुमान, शुभम, बाबूनंदन, जैनेन्द्र, मलिक, मनीष। हाँ बताओ क्या डाउट है मनीष? इसमें क्या डाउट है बताओ? माइक ऑन कर लो, बात करो, लिखने में टाइम लगेगा। हाँ बोलो। सर उसमें मेरा मैच नहीं कर रहा है सर आंसर। सर मेरी सारी प्रोसेसेस सोल्व आ रही है इसमें सर। हाँ सर, उसमें सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। मैं बता रहा हूँ, देखो ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब उसने क्या बोला हुआ है, ये रिक्वेस्ट हमारे पास, भाई ये तो गिवन ही होगी, यहाँ पे मैक्सिमम और नीड जैसी चीज तो है नहीं जो हम नीड निकाल लिए, मैक्सिमम दिया हो तो हम एलोकेशन से घटाकर उसकी नीड निकाल लें, वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में ही आपके पास आएगा, तो रिक्वेस्ट गिवन होगी। अब उसने क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए P2 मेक्स वन एडिशनल रिक्वेस्ट फॉर एन इंस्टेंस ऑफ टाइप सी। तो यानी कि सी के लिए P2 क्या कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है। तो P2 की यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट थी, 000 थी, तो सी की उसने 1 इंस्टेंस की डिमांड कर ली, तो जो रिक्वेस्ट वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P2 के करस्पॉन्डिंग 001। ठीक है, ये देखिए बाकी सारा तो एज इट इज ही रहेगा, 00020, देखिए सब ऐसे लिखा हुआ है, 00202, ये हमारा चेंज हो गया 100002 10002। ठीक है यहाँ पर तक मनीष? यस सर। अब देखिए क्या होता है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है, अवेलेबिलिटी स्टिल आपकी 000 है। ठीक है, तो आपने एल्गोरिथम लगाना शुरू किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, P0 यानी कि हम क्या देखेंगे, रिक्वेस्ट देखेंगे, वर्क में क्या होता है अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी कितनी है 000। तो P0 क्या करेगा, P0 की जब हम रिक्वेस्ट देखेंगे तो हमारा
अपने फेवर में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट 0 0 यानी कोई रिक्वेस्ट है ही नहीं, और जो अवेलेबिलिटी है वो भी हमारी 0 0 0 है। तो ये प्रोसेस हमारी आगे एग्जीक्यूट कर जाएगी। जब एग्जीक्यूट कर जाएगी तो आप ध्यान रखिए, जब रिसोर्सेज की हमने बात करी थी तो क्या होता था, रिक्वेस्ट, यूज एंड रिलीज। रिक्वेस्ट करी गई, यूज करने का मतलब एग्जीक्यूट हुआ, और रिलीज का मतलब अब जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आप रिलीज कर दीजिए। तो पी नॉट को कितने रिसोर्सेज एलोकेट, पी नॉट को कितने रिसोर्सेज थे? सर सर जीरो नहीं सर, उधर करिए सर, जीरो 0 1 0 है सर। हाँ, तो इतनी तो अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 1 0 प्लस 0 0 0 करोगे आप, तो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, 0 1 हाँ 0। सर, अवेलेबिलिटी सर 0। ठीक है, आप P1 पर आ जाइए। P1 की रिक्वेस्ट कितनी है, 202। तो ये फुलफिल नहीं हो पाएगी, हो पाएगी क्या? क्योंकि नो सर, नहीं होता है सर। हाँ, अवेलेबिलिटी तो हमारे पास 0 1 0 ही है। फिर आप यहाँ पर आ जाइए P2 पर, 0 0 1, ये भी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? P2 की 0 0 1 है, और हमारे पास जो अवेलेबल है वो कितना है, 0 1 0। तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, यस सर, समझ गया सर, वो थोड़ा रिक्वेस्ट में गड़बड़ हो रहा था सर। आप समझ गए पूरा, आगे एक्सप्लेन आ गया कर। सर। नो सर, हो गया चलो, हाँ, सर, वाली रिक्वेस्ट में बात। प्रॉब्लम हो रही थी। ओके ठीक है, सर। ठीक है। प्रोसेस टर्मिनेशन में थर्ड पॉइंट, थर्ड कहाँ है यार प्रोसेस टर्मिनेशन में? ये हाउ मैनी एंड व्हाट यस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। यस सर, यस सर। देखो, हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, इसमें मैंने ये बोला था कि हम उस जो प्रोसेस को अबॉर्ट करें जिसके पास एक रिसोर्स है, ठीक है, एलोकेशन के तौर पर, और एक प्रोसेस ऐसी है जिसके पास 4 रिसोर्स हैं। ठीक है, ये तो पहली चीज हुई नंबर ऑफ रिसोर्सेज की। अब चारों रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो चारों रिसोर्स किसी वेटिंग की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या है, उसको प्रीएम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और जो पहली प्रोसेस, उसके पास मान लीजिए 2 ही हमारे पास रिसोर्सेज एक्वायर किए, लेकिन दोनों हमारे क्या है, किसी वेटिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। तो 4 की बजाय हम 2 को प्रीएम्प्ट करें, प्रोसेस को टर्मिनेट करें, तो हमें ज्यादा फायदा होगा। इसका मतलब ये होता है। क्यों? क्योंकि दो, जैसे ही आप प्रोसेस को अवॉइड करोगे तो 2 प्रोसेसेस की हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे, क्योंकि वो दोनों जो रिसोर्सेज एक्वायर किए हुए थी प्रोसेस, वो किसी अदर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हैं? यस सर। समझ में आया ना? यस सर, भाई, समझा गया। पहले तो हमें ये देखना है कि एक ही मतलब प्रोसेस के पास कितने रिसोर्सेज हैं, पहली चीज। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए, उस प्रोसेस को हम अवॉइड कर देंगे, तो हमें उतनी ही रिसोर्सेज जो है हम दूसरी किसी वेटिंग प्रोसेस को दे पाएंगे। डेडलॉक जो खत्म करने की पॉसिबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि मान लीजिए नंबर ऑफ रिसोर्सेज तो ज्यादा हैं, लेकिन वो ज्यादा रिसोर्सेज किसी वेटिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है तभी तो उसको अवॉइड करने का फायदा मिलेगा। ठीक है, यस सर। और कुछ किसी को पूछना है? सर अभी कल भी क्लासेस होंगी सर? हाँ, सर अभी कल भी क्लासेस होंगी? अब मैं तो यार लूंगा ही क्लासेस, बाकी तुम लोगों को तो कोई बाउंड कर नहीं पाया है। नहीं नहीं सर, मतलब मैं छुट्टी के नाते पूछ रहा हूँ, क्योंकि सर दिवाली आ रही है, सर दूसरी छुट्टी कब? तो यार अब भाई हम लोगों के पास तो आदेश ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ। बाकी बात यस देख सर। लेते हैं। वैसे भी क्लास में फिर मैं वो चीज बोलना ही नहीं चाहता हूँ स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, बाकी मैं अपना काम करूंगा, बाकी अपना भाई देखो, मैं तो ठीक पढ़ाऊंगा, सर। मैंने पहले ही बोला हुआ है। ठीक है, ठीक सर, ठीक। ठीक।